आज का टॉपिक है खुदरा बैंकिंग। खुदरा बैंकिंग क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका एग्जाम में सवाल आता है 7 नंबर का। खुदरा बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग का अभिप्राय, बैंकों का कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र आमतौर पर ग्राहकों की एक विविध श्रेणी का कार्य करता है, जो छोटे से मध्यम आकार के स्थानीय व्यवसाय से कुछ लाखों के राजस्व में बिक्री और कार्यालय में अरबों रुपए इस देश के अंदर इसमें यूज करते हैं। ये छोटे छोटे जो है बचतों का प्रोत्साहन देते हैं और बड़े फंड का निर्माण करते हैं। वाणिज्यिक बैंक निगमों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे ऋण है, जमा है, छोटे लोन है, कार लोन है। तो इस प्रकार से ये लोन प्रदान करते हैं जो अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुदरा और वाणिज्यिक बैंक महत्वपूर्ण घटक है। रिटेल बैंक ग्राहकों की जमा राशि लाते हैं और बड़े पैमाने पर बैंकों को अपने खुदरा और व्यावसायिक ग्राहकों को ऋण देने में सक्षम बनती हैं। वाणिज्यिक बैंक अपने भाग के लिए उन ऋणों को बनाते हैं जो व्यवसायों को बढ़ने और लोगों को काम पर रखने में सक्षम बनाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के विस्तार में योगदान होता है। बैंक द्वारा आयोजित घरेलू जमा राशि की मात्रा अपने खुदरा बैंकिंग संचालन के आकार की माप के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस उपाय से कुछ सबसे बड़े जो बैंक हैं वो यूएसए के बैंक हैं। अर्थव्यवस्था को सुचारू कार्य के लिए खुदरा और वाणिज्यिक बैंक आवश्यक है। ज्यादातर बड़े बैंकों में निवेश विभाग हैं जो खुदरा बैंक और कॉर्पोरेट बैंकों में सौदा करते हैं। दोनों व्यवसाय अधिकांश बैंकों के लिए सबसे अधिक लाभ केंद्रों में से एक है। खुदरा बैंक एक बैंक के विभाजन का उल्लेख करता है जो खुदरा ग्राहकों के साथ सीधे सौदे करता है। उपभोक्ता बैंकिंग और निजी क्षेत्र के बैंकों के रूप में जाना जाता है। रिटेल बैंकिंग सामान्य जनता के लिए बैंकों या बैंकिंग का दृश्य चेहरा है, जिसमें अधिकांश प्रमुखतः ये अपन कह सकते शहरों के अंदर बहुआधार में स्थित बैंक की शाखा होती है। दो बैंक जो विशुद्ध रूप से खुदरा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये अपेक्षाकृत कम होते हैं और ज्यादातर खुदरा बैंकिंग बैंकों के अलग अलग डिवीजनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बड़े और छोटे अधिकांश बैंकों के लिए रिटेल बैंकिंग द्वारा प्राप्त की गई जमा राशि या ग्राहक की जो राशि है उनको वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग, जिसे बिजनेस बैंकिंग भी कहा जाता है, बैंकिंग के पहलू को संदर्भित करता है जो कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ काम करता है। 1933 के ग्लास-स्टीलिन अधिनियम के बाद दो गतिविधियों को अलग करने के बाद मूलतः यूएसए में निवेश बैंकिंग से अलग करने के लिए स्थापना किया गया था, जबकि 1990 के दशक में यह अधिनियम रद्द किया गया। यूएस और अन्य जगहों के अधिकांश बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट बैंकिंग और निवेश बैंक की कई सालों से उस छतरी के नीचे रहे और उसके पेशकश की। ज्यादातर बैंकों के लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग एक मुख्यतः लाभ केंद्र है, हालांकि ग्राहक ऋण के सबसे बड़े जनरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। यह उन ऋणों के लिए नियमित रूप से है जो इसका मुख्य स्रोत है। अब इसके अंदर कुछ खास इसके पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं। जांच और बचत खाते, ग्राहकों को आमतौर पर खातों की जांच के लिए मासिक शुल्क लिया जाता है। बचत खाते या खातों की जांच की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज राशि पेश की जाती है, लेकिन आमतौर पर उन पर लिखित चेक नहीं हो सकते। जमा प्रमाण पत्र, गारंटी प्रमाण पत्र कनाडा के अंदर ये चलते हैं। ये रूढ़िवादी निवेशकों के साथ सबसे लोकप्रिय निवेश उत्पादों और बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण फंडिंग स्रोत है, क्योंकि इन उत्पादों में धनराशि निर्धारित अवधि के लिए उपलब्ध होती है। आवासीय और निवेश गुणों पर बंधक, उनके
आकार की वजह से खुदरा बैंकिंग लाभों के पर्याप्त हिस्सा दोनों के लिए बंधक खाते हैं। साथ ही बैंक के अपने खुदरा ग्राहक आधार के जोखिम का सबसे बड़ा हिस्सा भी मानते हैं। ऑटोमोबाइल वित्त पोषक बैंक नए और प्रयुक्त वाहनों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। साथ ही मौजूदा कार ऋण के लिए पुनर्वित्त भी प्रदान करते हैं। क्रेडिट कार्ड अधिकांश क्रेडिट कार्डों पर लगाए गए उच्च ब्याज दरों बैंकों के लिए ब्याज आय और शुल्क का एक आकर्षक स्रोत बनाती हैं। ऋण और व्यक्तिगत ऋण उत्पादों की सीमाएं या रेखाएं यूएस में आवास पतन के बाद की स्थिति में बंधक ऋण देने के मानकों को महत्वपूर्ण और मजबूत करने के लिए बैंकों के लाभ केंद्र के रूप में यह होम इक्विटी लाइन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। विदेशी मुद्रा और प्रेषण सुविधाएं ग्राहकों द्वारा क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग लेन देन में वृद्धि हुई और उनके द्वारा प्रदत्त मुद्राओं का उच्च फैलता स्तर मालूम होता है। इन सेवा को रिटेल बैंकिंग के लिए एक लाभदायक के रूप में पेश किया गया। खुदरा बैंकिंग ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं और पेश की जाती हैं, उनको दी जाती हैं। आमतौर पर किसी अन्य डिवीजन बैंक या जो संबंधित है उसके माध्यम से ये लेन देन करते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज, बीमा, धन प्रबंधन, निजी बैंकिंग ग्राहक की पेशकश की निजीकृत खुदरा बैंकिंग सेवाओं का स्तर उनके आय स्तर पर निर्भर करता है और बैंक के साथ व्यक्ति के व्यवहार की सीमा पर निर्भर करता है। जबकि मामूली साधनों का एक ग्राहक आमतौर पर रिटेल पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा सेवा प्रदान किया जाता है। उच्च निवल व्यक्ति के पास बैंक के साथ एक व्यापक संबंध होते हैं। आमतौर पर एक खाता प्रबंधक या निजी बैंकर द्वारा उसकी बैंकिंग जरूरतों को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि ईटी और मोटार शाखा अभी भी जरूरत है कि स्थिरता और स्थिरता की भावना को व्यक्त करना बैंक के लिए या बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुदरा बैंकिंग शायद बैंकिंग का एक क्षेत्र है जो तकनीक द्वारा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए एटीएम का प्रसार और ऑनलाइन और टेलीफोन की बैंकिंग लोकप्रियता बढ़ी हुई है। बैंकों का कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र आमतौर पर ग्राहकों की एक विविध श्रेणी का कार्य करता है, जो छोटे से आकार या मध्यम आकार के स्थानीय व्यवसायों से कुछ लाखों के राजस्व में बिक्री और कार्यालयों में अरबों रुपए देश भर में आते हैं। वाणिज्यिक बैंक निगमों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं। पहला है ट्रेजरी और नकद प्रबंधन सेवाएं। कंपनियों द्वारा उनके कार्यशील पूंजी और मुद्रा हस्तांतरण आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए उपयोग में लाता है। दूसरा है उपकरण उधार। वाणिज्यिक बैंकों के ढांचे में विनिर्माण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए अनुकूल बट्टा पत्रों में ये लेन देन होता है। वाणिज्यिक अचल संपत्तियां। इन क्षेत्रों में बैंकों द्वारा की जाने वाली सेवाओं में वास्तविक परिसंपत्तियां विश्लेषण किया जाता है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन किया जाता है, ऋण और इक्विटी संरचना प्रदान की जाती है, इसके अंदर महत्वपूर्ण है। फिर व्यापार वित्त। इनमें ऋण पत्र, बिल, संग्रहण और फैक्टरिंग शामिल उसमें किए जाते हैं। नियोक्ता सेवाएं, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पेरोल और समूह सेवानिवृत्ति योजना जैसी सेवाएं आमतौर पर किसी बैंक के विशेष सहयोगियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। अपने निवेश बैंकिंग हथियारों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक भी
अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि परिसंपत्तियां प्रबंध और प्रतिभूति अंडर राइटर भी इसके अंदर, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये इसके अंदर कुछ इसमें पॉइंट है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि बैंकों द्वारा घरेलू जमा राशि की मात्रा अपने खुदरा बैंकिंग संचालन के आकार की माप के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाला एक उपाय है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बैंक है वो उसमें यूएसए के बैंक है। तो उसके बाद में इसमें जो बताया है बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप, यूएस बैंक ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर से शामिल है। ठीक है, तो और भी इसके अंदर जो उसमें बताए गए हैं वो उसमें यही पॉइंट उसमें महत्वपूर्ण है जो आपको उसमें याद करना है। ठीक है ना। और इस समय में कोई आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे जरूर बताना जो आपको पॉइंट कौन सा आपको समझ में नहीं आया। तो ये सवाल आता है खुदरा बैंक क्या है। ठीक है, कभी भी जैसे एक बार आया था खुदरा बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या समानता है, क्या क्या इसमें भिन्नता है, तो इसमें कुछ आपको पॉइंट इसमें बनते हैं। ठीक है, इसको लाइक करना, शेयर करना और उसमें कमेंट भी करना। ठीक है, ओके।